साथियों नमस्कार। कोशिका आनुवंशिक विज्ञान बीएससी थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चंस के साथ मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष। क्वेश्चन पहला है, कोशिका में निर्मित काइज्मा के आधार पर जीन विनिमय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कोशिका में निर्मित काइज्मेटा की संख्या के आधार पर जीन विनिमय तीन प्रकार का होता है। एक एकल जीन विनिमय, दोहरा जीन विनिमय और बहुगुणित जीन विनिमय। एकल जीन विनिमय में समजात गुणसूत्रों की युगली में मात्र एक काइजा निर्मित होता है और एक अर्ध गुणसूत्र ही जीन विनिमय की क्रिया में सम्मिलित होता है। दोहरा जीन विनिमय में दो काइजमेटा निर्मित होते हैं। इसे द्विलड़ीय, त्रिलड़ीय, चतुर्लड़ीय द्विगुणित जीन विनिमय भी कहा जाता है और इसमें सूत्रण भी इसी प्रकार होता है। बहुगुणित जीन विनिमय, इसमें एक ही द्विक में दो से अधिक काइजमेटा का निर्माण होता है, लेकिन व्यतिकरण के कारण ऐसा जीन विनिमय बहुत कम ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइज्मा तथा क्रॉसिंग ओवर के मध्य संबंध का चिरसम्मत अथवा द्वितल सिद्धांत को समझाइए। चिरसम्मत सिद्धांत शार्प ने 1984 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मियोसिस में सूत्र युग्मन के द्वारा समजात गुणसूत्रों की अपभंगिनी क्रोमेटिड के सहयोग से काइजमेटा या एक्स की आकृति का निर्माण होता है। काइज्मा या क्रॉसिंग ओवर के परिणाम न होकर इसके कारण होते हैं। काइज्मा क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। प्रत्येक काइज्मा क्रॉसिंग ओवर को प्रकट नहीं करता है। क्रॉसिंग ओवर से पहले काइजमेटा बन जाती है। विनिमय डिप्लोटिन अवस्था शुरू होने के बाद ही होता है और जीन विनिमय काइज्मा निर्माण द्वारा उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप होता है। चिरसम्मत सिद्धांत के 5 पॉइंट है। मियोसिस में सूत्र युग्मन के द्वारा समजात गुणसूत्रों की अपभंगिनी क्रोमेटिड्स के सहयोग से एक्स की आकृति के काइजमेटा का निर्माण होता है। काइज्मा क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। काइज्मा क्रॉसिंग ओवर को प्रकट नहीं करता है। क्रॉसिंग ओवर से पहले ही काइज्मा बन जाते हैं। जीन विनिमय डिप्लोटिन अवस्था में शुरू होता है और जीन विनिमय काइज्मा निर्माण द्वारा उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप होता है। क्रॉसिंग ओवर की आणविक क्रियाविधि का प्रतिलिपि विकल्प सिद्धांत या प्रतिचयन सिद्धांत को समझिए। क्रॉसिंग ओवर के आणविक विधि का प्रतिलिपि विकल्प सिद्धांत या प्रतिचयन सिद्धांत, यह सिद्धांत 1933 द्वारा प्रतिपादित क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि पर आधारित है। यह सिद्धांत बेलिंग ने 1933 में दिया था। इसमें एक गुणसूत्र पर उपस्थित समस्त जीन पुनराकृत होते हैं। गुणसूत्रों के शेष भाग जीनों के अतिरिक्त के संश्लेषण के साथ एक दूसरे के संपर्क स्थापित करते हैं और समजात गुणसूत्रों के एक दूसरे के साथ वलयित होने से एक गुणसूत्र के एक खंड पर निर्मित जीन्स की नई प्रतियां पड़ोसी समजात गुणसूत्र के ठीक आसन हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक गुणसूत्र के एक खंड में उपस्थित जीनों की नई प्रतियां कभी कभी समजात गुणसूत्र के पड़ोसी खंड के साथ जुड़ जाती है और क्रॉस ओवर या क्रोमेटिड्स बन जाता है। यह सिद्धांत बेलिंग का जो क्रॉसिंग ओवर की आणविक विधि का प्रतिलिपि विकल्प सिद्धांत है। कोशिका के आधार पर जीन विनिमय प्रकारों का वर्णन कीजिए। कोशिका के आधार पर क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर में भाग लेने वाली कोशिका के आधार पर क्रॉसिंग ओवर को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, कायिक जीन विनिमय और जननीय जीन विनिमय। सूत्रीय जीन विनिमय कायिक कोशिकाओं में असमान क्रोमेटिड युक्त गुणसूत्रों का निर्माण करता है। दो अप्रभावी युग्म विकल्प पाए जाते हैं, यही जीन विनिमय प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण एस्परजिलस और ड्रोसोफिला। जननीय जीन विनिमय अर्धसूत्री जीन विनिमय जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सार्वत्रिक होता है, वंशागति एवं उद्विकास में महत्वपूर्ण होता है। प्रबलता को समझाइए। प्रबलता एक ग्रीक शब्द है जिसका तात्पर्य है ऊपर खड़ा हुआ। ऐसे कई उदाहरण जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को, जबकि दोनों जीन भिन्न भिन्न युग्म विकल्पों के सदस्य हो, छिपा लेता है। एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है, लेकिन वो इतने के भिन्न भिन्न युग्म विकल्प हो। एक भिन्न द्विस्थल का जीन दूसरे द्विस्थल के जीन के अभिव्यक्ति को रोक देता है। ऐसे जीनों को प्रबल जीन कहते हैं।
जिस जीन की अभिवृद्धि अवरुद्ध हो जाती है उसको एप्रबल जीन कहते हैं। समान स्थल पर स्थित जीनों के ऐसे प्रभाव को प्रभाविता कहते हैं। प्रभाविता में आंतरविकल्पी या आंतरजीनी विरोध होता है, जबकि प्रबलता केवल अंतराजीनी विरोध होता है, जबकि प्रबलता केवल अंतर्जीनी विरोध स्तर पर ही कार्य करती है। जब भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित दो स्वतंत्र जीन एक दूसरे को यूं विकल्पी नहीं होते हैं और किसी जीन के एक ही लक्षण को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को प्रबलता कहा जाता है। और जो दबाने वाला जीन है वो प्रबल जीन कहलाता है, जो दब जाता है वो अबल जीन कहलाता है। अप्रभावी प्रबलता में इसका परिणाम 9:3:4 प्राप्त होता है और प्रभावी प्रबलता में यह 12:3:1 प्राप्त होता है। प्रभाविता और प्रबलता में अंतर समझिए। प्रभाविता एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं और प्रबलता में 2 जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं। प्रभाविता में एक ही जीन अपने ही एक युग्म विकल्पी के प्रभाव को दबाकर उसके अभिव्यक्ति को दबा देता है, जबकि प्रबलता में एक जीन एक अन्य नॉन एलीली के प्रभाव को दबाकर इसकी अभिव्यक्ति को नहीं होने देता है। प्रभाविता में एक ही जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक साथ प्रभावी नहीं हो सकते। प्रबलता में दोनों नॉन एलीलिक जीन एक साथ प्रभावी हो सकते हैं। यह प्रभाविता और प्रबलता में अंतर है। अप्रभावी प्रबलता किसे कहते हैं? अप्रभावी प्रबलता या पूरक जीन की अनोन्य क्रिया में दो जीनों में से किसी एक जीन का प्रभावी युग्म विकल्पी जो कि एक गुण का नियंत्रण करता है, एक लक्षण प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि दूसरे जीन के प्रभावी युग्म विकल्पी अपना स्वयं का लक्ष्य प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन जब यह पहले जीन के प्रभावी युग्म विकल्पी के साथ उपस्थित होता है तो पहले जीन से उत्पन्न लक्षण प्रभावी प्ररूपी प्रभाव को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार न्यूनतापूर्वक अभिक्रिया में एक जीन का प्रभावी युग्म विकल्पी संबंधित समलक्षण के परिवर्धन के लिए आवश्यक है, जबकि दूसरा जीन पहले जीन के अभिव्यक्ति को परिवर्तित कर देता है। अर्थात प्रबलता जीन का अप्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे सामान्य जीन के प्रभाव को विकसित नहीं होने देता है। जब ऐसे दो जीन अभिक्रिया करते हैं तो एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। आरएच कारक को परिभाषित कीजिए। लैंडस्टीनर, वाइनर, लेवाइन आदि ने रिसस बंदर के अंदर रुधिर का गहन अध्ययन किया और एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की। उसको रिसस वर्णन के आधार पर आरएच फैक्टर कहा जाता है। मनुष्य के भांति बंदर में भी रक्त में ऐसी प्रतिजन प्रणाली पाई जाती है जो मानव रुधिर की प्रतिजन से अभिक्रिया कर उन्हें प्रभावित करती है। बंदर के इन एंटीजन को आरएच एंटीजन कहते हैं। इस बंदर के रुधिर को अन्य स्त्रियों के रुधिर के साथ मिश्रण कर दिया जाता है और यह जानने का प्रयास किया कि लाल रुधिर कणिकाओं पर एग्लूटिनेशन होता है या नहीं। तो मनुष्य में इस रुधिर का परीक्षण किया गया तो कुछ व्यक्तियों में आरबीसी में एग्लूटिनेशन हुआ, बाकी में नहीं। इसका अर्थ हुआ जिन मनुष्यों में आरएच एंटीजन होता है और शेष में आरएच एंटीजन नहीं होता है। जिनमें आरएच एंटीजन होता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है और जिनमें आरएच एंटीजन नहीं होता है उन्हें आरएच नेगेटिव कहा जाता है। आरएच एंटीजन की जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन में पाया जाता है आरएच पॉजिटिव और बहुत कम पॉपुलेशन में आरएच नेगेटिव होता है। इसके अलावा अन्य एंटीजन भी होते हैं, आरएच पॉजिटिव, डी एंटीजन, आरएच सी डी एंटीजन, आरएच एंटी आई, एंटी ई, एंटी सी। इन प्रतिजों मनुष्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। घातक जीन्स क्या होते हैं? कतिपय जीवों की शिशुअवस्था में कुछ जीन्स उनकी मौत का कारण बन जाते हैं। जीनों के प्रभाव से सामान्य वातावरण में उस जीन के धारक की मृत्यु हो जाती है। ये घातक जीन कहलाते हैं। ये जीन्स जीव के सामान्य विकास या कार्य के आचरण में इस प्रकार विचलन उत्पन्न कर देते हैं कि ऐसे जीव निषेचन की अवस्था से लेकर वयस्क होने तक कभी भी मर सकते हैं। अतः घातक जीन लक्षणों के साथ साथ जीवन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जीवन क्षमता पर घातक प्रभाव के कारण घातक जीन्स धारक की मृत्यु का कारण बनते हैं। युग्म विकल्पी पर टिप्पणी लिखिए। कुछ उदाहरणों में एक जीन के कई सारे युग्म विकल्पी ज्ञात हैं जो कि संबंधित लक्षण की भिन्नता अवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पी अवस्था कहते हैं। एक जीन्स के कई युग्म विकल्पों का बहुयुगल्पी कहते हैं
बहुयुग्म विकल्पियों में वे जीन्स होते हैं जो समजात गुणसूत्रों के एक ही स्थान पर अवस्थित होकर एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। बहुयुग्म विकल्पियों के समुच्चय में 3 या 4 या इससे अधिक सदस्य हो सकते हैं। बहुयुग्म विकल्पी अवस्था में केवल एकल संकर और उसके 2 अलग अलग प्ररूपों को देखा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा यहीं तक। नेक्स्ट अगले सेशन में।